नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विद्युत भवन धमके, शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ कर दिखाया उग्र रूप, सदोष मीटरों पर जताया आक्षेप। अब खर्रे पर भी बैन लगाएंगी राज्य सरकार, सिगरेट पर भी लग सकती है रोक। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख नहीं रहे, चेन्नई के ग्लोबल अस्पताल में हुआ दुखद निधन। पुलिस महकमे में हुए आंतरिक बदलाव, सीपी अजित पाटिल ने माना कि खामियां है महकमे में, नए दिशा निर्देश किए जारी। और फिर खोखले साबित हुए शिक्षा विभाग के दावे, स्वतंत्रता दिन तक नहीं मुहैया हो पाए स्कूली छात्रों को गणवेश, मिलिंद बांबल का आश्वासन गया हवा में। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। इरविन अस्पताल के सेवा सुविधाओं में सुधार कर व्यवस्थापन सुचारू कराने पर ध्यान दिए जाने का अभिवाचन जिला शल्य चिकित्सालय का पदभार संभाल चुके CSRD भोये ने दिया है। सारी समस्याएं तुरंत सुधारेंगे, ऐसा दावा भी उन्होंने सिटी न्यूज को दिए जानकारी में किया। आताच हॉस्पिटलमधून मी सगळं माहिती घ्यायला सुरुवात केली। हॉस्पिटल क्षेत्रात समस्या आहेत, हळूहळू ते निकाल करण्याचा प्रयत्न करेन। सर, इथं जे आपल्या इथं म्हणजे लहान मुलांच्या वार्डात NSU नाही आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण काय करणार आहे? मी लवकर सुरू करायचा प्रयत्न। सिटी स्कॅन बद्दल सर, सिटी स्कॅनचं प्रपोजल आपण पाठवले वरती, तो वरचा डिसिजन आहे। पण NSU और न्यूरो सर्जन के लिए कुछ हो नहीं सकता, ठोस इथं मंजूर नहीं। मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ तीव्र नाराजगी व्यक्त करते शिवसैनिकों का जत्था विद्युत भवन धमका। इन शिवसैनिकों ने संतोष मीटरों पर आक्षेप जताया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नए प्रोजेक्ट के तहत समूचे शहर भर में नए मीटर लगाने की मुहिम शुरू की है। ये मीटर बिजली गुल होने के बाद भी शुरू ही रहते हैं, जिससे ये मीटर अनाप शनाप घूमकर ज्यादा बिल निकाल रहे हैं। इसे शिकायत लेकर असंख्य शिवसैनिक मंगलवार को विद्युत भवन धमके। पूर्व विधायक संजय बंड के नेतृत्व में विद्युत भवन पहुंच शिवसैनिकों के संताप का सामना भी विद्युत अभियंता निचत को करना पड़ा। निचत के कक्ष में तोड़फोड़ कर इन शिवसैनिकों ने अपना उग्र रूप दिखाकर इस सदोष मीटर प्रणाली पर तीव्र आक्षेप जताया है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विधायक राव साहेब शेखावत का जन्मदिन मंगलवार को विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों से मनाया गया। इस जन्मदिन के अवसर पर विधायक शेखावत का जन्मदिन की बधाई देने वालों का उनके निवास पर तांता लगा रहा। शिवनगांव स्थित दत्त मंदिर परिसर में घटी आगजनी की घटना में 4 लाख का नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई करने की मांग करते आंदोलन छेड़ा गया। दत्त मंदिर के व्यवस्थापक ने अनशन आंदोलन से इस मांग और प्रशासन की ओर ध्यान खींचा। 1 अगस्त को जिले के शिवनगांव स्थित दत्त मंदिर परिसर में आगजनी की घटना घटकर 4 लाख का माल जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में हुए नुकसान का मुआवजा मिले, ऐसी मांग दत्त मंदिर के व्यवस्थापक माधेरा सोनपेटकर ने की है। इस मांग पर ध्यान खींचने के लिए जिला कचहरी पर अनशन आंदोलन भी छेड़ा गया है। विगत वर्ष परतवाड़ा के बिछन नदी में बहकर 12 वर्षीय अभिषेक बजाज नामक बालक की मौत हो गई थी, जिसके बाद नगर सेविका सौ दीपाली विघाड़े ने यह पुलिया सुधारने की मांग उठाई थी। इस पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने बाबत की चर्चा भी नगर पालिका सभागृह में की गई थी और फलस्वरूप इस पुलिया को ऊंचा करने 23 लाख रुपए की निधि मंजूर हो चुकी है। जल्द ही इस पुलिया का काम शुरू हो जाएगा। राज्य भर के उर्दू स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद तुरंत भर लिए जाने के निर्णय राज्य मंत्री फैजिया खान ने लिया है। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षण संगठन के प्रतिनिधि मंडल से राज्य मंत्री खान ने मंत्रालय से चर्चा कर उक्त निर्णय जारी किया।
महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्यास व विशेष सहायक विभाग अंतर्गत दिए जाने वाले लोकशाही अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार गढ़गढ़ेश्वर निवासी गायक महादेव सावड़े इन्हें प्रदान किया गया। 1 अगस्त को यह पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। जिले का जैन तीर्थ स्थल और पर्यटकों की भीड़ से भरा रहने वाला मुक्तागिरी आतंकियों के निशाने पर रहने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके मद्देनजर मुक्तागिरी तीर्थ स्थल की सुरक्षा चौकन्नी रखने की आदेश जारी किए गए हैं। मेलघाट की सातपुड़ा वादियों की गोद में बसे जैन तीर्थ क्षेत्र पर नक्सलियों के खतरे की आशंका होने के बाद मुक्तागिरी संस्थान कमेटी ने 4 सुरक्षा गार्ड को तैनात किया, जिनमें से 2 सुरक्षा गार्ड गनमैन है। मुक्तागिरी पर्यटन स्थल भी माना जाता है, जहां मानसून के मौसम में प्राकृतिक नजारा आकर्षक रहता है। मुक्तागिरी में रविवार को प्रवेश बंदी रहती है, जहां 11 बजे के बाद गेट में प्रवेश नहीं दिया जाता। खास आजादी की 65वीं वर्षगांठ पर सुरक्षा की दृष्टि से बैतूल के जिलाधीश जोरकर ने मंदिर का पूरा निरीक्षण कर जायजा लिया। शिरसगांव के थानेदार वानखड़े देशमुख ने भी मंदिर के परिसर का सर्वेक्षण किया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर शराब, तंबाकू, गुटखा, चप्पल, जूते लाने प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर में प्रवेश करने वाले जैन श्रद्धालु पर्यटकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा गाड़ी कहां से आई, कहां जाने वाली है, सभी जानकारी ली जाती है। मुक्तागिरी संस्थान के प्रबंधक नेमीचंद महाजन ने सिटी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि 15 अगस्त को शराबी मुक्तागिरी में आते हैं, जो महिलाओं से छेड़छाड़ ना करे, मंदिर की शांति बनी रहे, इसलिए मंदिर बंद का निर्णय लिया गया है। ये मुक्तागिरी क्षेत्र होने से यहाँ पर ये लोग आते हैं, पर्यटक वो काफी मात्रा में शराब पी के आते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र से दुनिया के लोग आते हैं, तो जो अपने धर्म भावना से आते हैं और उनके साथ में महिला बच्चे भी होते हैं। जो पर्यटक आते हैं उनसे छेड़खानी भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है और धर्म भावना दिखती है। इसलिए वो हमने ये कहा कि भाई आप आएंगे तो अपने हिसाब से आओ, धर्म क्षेत्र के हिसाब से आओ, पर्यटन हिसाब से ये पर्यटन क्षेत्र नहीं है, ये धार्मिक क्षेत्र है। ऐसा कमेटी ने निर्णय लिया है, इसलिए वो 15 अगस्त को बंद कर। मुझे बताइए, यहाँ पर जिलाधीश बोरकर जो है मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर आए हैं, बैतूल के जिलाधीश ने यहाँ पर बैठक ली है और नक्सलियों का कुछ खतरा है यहाँ पर, ऐसी कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? हो सकता है कि भाई वो नक्सली कौन होता है, क्या होता है, ये तो अपने को पता नहीं रहता, लेकिन ऐसे देश में आते कि कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 1000 साल प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन मंदिर है, हजारों साल से वहाँ जो मूर्तियाँ उसकी सुरक्षा के हिसाब से, तो उन लोगों के ये इसके लिए हमने गार्ड भी रखे हुए हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगता कि भाई कौन आतंकी है और कौन क्या है। मुझे ये बताइए, इस संस्थान की सुरक्षा के लिए आपने जो गार्ड रखे हैं, उनके पास में कौन से ऐसे सुरक्षा के इंतजाम है कि जो वो यहाँ की सुरक्षा कर सकते हैं? उनके पास में तो हमने अभी हमारे पास में जो गन है वो भी हमने दिए उनको, कि ताकि जो है यहाँ के जो गरिमा है, शांतता है, वो बनी रखे। दूसरी बात जो है, अवैध लोग जो आते हैं काम करने वाले, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ना आए। ये जो मंदिर में प्रवेश करते हैं, आते जाते हैं लोग, तो उनका किस प्रकार आप रिकॉर्ड रखते हैं? इसलिए हमारे पास में रिकॉर्ड है कि जो भी पर्यटक आता है, फैमिली समेत आता है, जितनी भी आते हैं उसके हिसाब से हम नोट करते हैं कि कितने गए ऊपर से, कितने आए, इसके भी हमारे पास में नोट है। मुक्तागिरी ये दिगंबर जैन का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी हिंदुस्तान से तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए और दर्शन करते हैं। ऐसा पता चला कि 15 अगस्त के दिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर के आए हुए तीर्थयात्री इनके लिए बंदी रखी गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिक्कत ये भी है कि बाहर से जो लोग आते हैं इतने दूर से चल के उनके दर्शन नहीं हो पाते, और ये बहुत बड़ा मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र है हिंदुस्तान का। ठीक है, जो यहाँ की कमेटी ने जो लिया है डिसीजन वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसके एग्री हूँ। बट ये कि उन श्रद्धालु तक भी थोड़ा मैसेज जाना चाहिए कि हाँ आपका 15 को ऐसे से ऑफ रहेगा, तो आप अपना मतलब जो भी रिजर्वेशन है या फिर जो भी उन्होंने प्लानिंग की हुई है उसे थोड़ी पोस्टपोन करें, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आके थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो उन्हें थोड़ा मतलब श्रद्धालु के हिसाब से भी उन्हें सोचना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद करना गलत है। बाहर से जो आने वाले इतने दूर दूर से आते हैं उन लोगों को अब अव्यवस्था हो रही है, कई लोगों के पुराने रिजर्वेशन हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस तरह के निर्णय को थोड़ा रोकथाम होनी चाहिए, ऐसा हमारी मंशा है। इस वर्ष का रमजान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रमजान महीने का तीसरा और अंतिम अशरा भी पूरा होने में है, जिससे रमजान ईद की पूर्व तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इस वर्ष का पवित्र रमजान महीना शुरू होकर अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।
रमजान महीने के 3 अशरों में से तीसरा और अंतिम अशरा पूरा हो रहा होने से रोजादार रमजान ईद के पूर्व तैयारियों में जुट चुके हैं। रमजान ईद अब बस कुछ ही दिनों पर है। ईद की नमाज अदा कर शीरकुरमे के जरिए ईद की शुभकामनाएं भी दी जाने वाली है, जिसकी तैयारियों में मुस्लिम भाई व्यस्त हो चुके हैं। शीरकुरमे के साहित्यों की दुकानें भी बाजारों में सज चुकी है, जहां से खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। रमजान के अंतिम चरण में इफ्तार पार्टियों का दौर भी शहर के मस्जिदों में जारी है। बडनेरा के जूनी बस्ती स्थित मस्जिद में आयोजित इफ्तार पार्टी में राष्ट्रवादी नेत्री सौ सुलभा कोड़के ने भी शिरकत की थी। विभिन्न गणमान्य मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में ये रोजा इफ्तार पार्टी संपन्न हुई। शहर के तमाम मस्जिदों में भी इसी तरह हर रोज इफ्तार पार्टियों का आयोजन भी जारी है और सभी आगामी दिनों में आने वाले रमजान ईद की पूर्व तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हैं। बस कुछ ही दिनों बाद ये रमजान ईद मनाई जाएगी। परतवाड़ा शहर के रुद्र स्थल पर दहीहंडी फोड़ने गोविंदा पथकों की धूम दिखी। विधायक प्रवीण पोटे सहित भाजपाई पदाधिकारी भी इस दहीहंडी में प्रमुखता से उपस्थित थे। जुड़वा नगरी के वृद्ध स्थल पर स्थित दुराती चौक पर भाजपा व भाजपाइयों द्वारा विशाल दहीहंडी का आयोजन किया गया था, जिसका प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए चांडक प्रॉपर्टी ब्रोकर द्वारा दिया गया व द्वितीय पुरस्कार 15,000 रूपए खानमोड़े कंस्ट्रक्शन द्वारा दिया गया। शाम 5 बजे दहीहंडी की शुरुआत हुई। कार्यक्रम को देखने महिलाएं भी हजारों की संख्या में उपस्थित थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा स्थित खरपी चेक पोस्ट और भ्रष्टाचार की श्रृंखला बदल कर जारी है। इस चेक पोस्ट को भ्रष्टाचार का वरदान अधिकारियों वर्गों से प्राप्त रहने की बात साफ हो रही है। यह भ्रष्टाचार रोकने की पुरजोर मांग हो रही है। राज्य के प्रादेशिक विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। जिले में जितने दलाल व कुछ आरटीओ भी एसीबी के हत्थे चढ़े थे। सीडी न्यूज की टीम रविवार की दोपहर 3 बजे खरपी चेक पोस्ट पहुंची, जहां परतवाड़ा के कुछ ट्रक चालकों ने बताया कि उनसे ट्रक पास करने 200 से 300 रुपए मांगे जाते हैं। नहीं देने पर दस्तावेजों में त्रुटि निकाली जाती है। इस ड्यूटी पर उपस्थित आरटीओ नेवाडकर से पूछताछ करने पहुंचे तो जनाब दोनों टांगे ऊपर कर गहरी नींद में थे, जिन्होंने मीडिया कर्मियों को देख खेल संभाला। जब ट्रक चालक पैसे देकर पावती दिए बगैर ही आरटीओ जमाखोटी के गोरख धंधे पर कार्यवाही कौन करेगा, यह सवाल निर्माण हुआ है। मीडिया के कैमरे को देख आरटीओ ने 6 ट्रकों को ओवरलोड स्थिति में पकड़ा, जिन्हें आरटीओ कंपाउंड में खड़ा किया गया, जिनमें MP 06 SC 4047, MP 06 SC 1223, RJ 04 3764, MP 06 SC 059, RJ 09 JA 6047 का समावेश है, जिन पर जुर्माना ठोका गया। खरपी चेक पोस्ट पर पल रहे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की मांग जनसामान्य द्वारा की जा रही है। संपूर्ण राज्य भर में जहां आरटीओ का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, वहीं परतवाड़ा के समीप मध्य प्रदेश महामार्ग के खरपी चेक पोस्ट पर भी भ्रष्टाचार का यह कारनामा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 ट्रक ओवरलोड यहाँ पर खड़े किए गए हैं, जबकि 5500 रुपए प्रति ट्रक के अनुसार यहाँ से ट्रक पासिंग करने का आरटीओ द्वारा कारनामा किया जाता था, जिसके अंदर बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर, बड़े बड़े दलाल इसके अंदर शामिल थे। इस मार्ग पर चल रहे इस गोरख धंधे पर रोक लगाने की मांग राज्य परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है। यही नहीं तो
अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने भी इस विषय में आवाज उठाई थी, परंतु अब उनकी आवाज कहां दब गई यह पता नहीं चल रहा है और जनप्रतिनिधि की उदासीनता से यहाँ पर दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। गौरतलब है कि यहाँ पर प्रति ट्रक रुकाकर 300 रुपए प्रति ट्रक से वसूली की जाती है, जिसकी ना ही कोई पावती ना ही कोई रिसिप्ट उन्हें दी जाती है। तो इस भ्रष्टाचार की कार्रवाई करने की मांग जनमानस द्वारा की जा रही है। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु ने हाल ही में वज्र के आश्रमशाला को भेंट दी। आश्रमशाला के बच्चों को देखकर एसपी वीरेश प्रभु की आंखें भर आई थी। अमरावती जिला ग्रामीण के एसपी वीरेश प्रभु ने परतवाड़ा में शांतता सभा का आयोजन कर शांतता समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन किया, जहां पर अचलपुर थाने में आगामी गणेश उत्सव व दुर्गा उत्सव के विषय पे अधिकारियों को विशेष बैठक लेकर निर्देश दिए गए, जहां से वीरेश प्रभु झवर के स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य मतिमंत अनाथालय को भेंट दी गई, जहां पर अनाथ बच्चों को भोजन परोसा। एसपी वीरेश प्रभु की आंखें अनाथों की जिंदगी को देखकर भर आई। हाल ही में जिनकी अमरावती जिला ग्रामीण बतौर एसपी पद पर आए ऐसे वीरेश प्रभु, इन्होंने अचलपुर थाने में भेंट दी है, जिन्होंने हाल ही में अचलपुर परतवाड़ा सहित ग्रामीण क्षेत्र की शांतता सभा की मीटिंग ली है, जिसमें सभी अधिकारियों को और शांतता समिति सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं। सर मुझे बताइए, अमरावती जिला ग्रामीण के बतौर एसपी पद पर आप नियुक्त हुए हैं, शहर क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए क्या नियोजन है? मैं अमरावती जिले का एसपी बनने के बाद अभी जो सन का सीजन शुरू हुआ है उसमें काफ़ी पुलिस स्टेशन को विजिट किया है और हम जैसे विजिट कर रहे हैं क्योंकि सन चालू ही है, उसमें शांतता कमेटी का बैठक भी लेके जो भी वहाँ पे सन के दरमियान जो आने वाले अड़ी अड़चनी लोगों के हैं वो सुन के उसमें क्या उपाय योजना कर सकते हैं और कैसे हम नियोजन कर सकते हैं, कैसे अपने सारे सन जो भी है हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के जो भी सन आ रहे हैं वो अच्छे तरह से नियोजन करके शांति और उत्साह के साथ वो कैसे मनाएं, उसका नियोजन के लिए मीटिंग लिया गया है। उसी दरमियान आज अचलपुर और परतवाड़ा का संयुक्त शांतता कमेटी का मीटिंग लिया गया है, जिसमें सभी बहुत से नगर परिषद के सदस्य और अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, आमदार साहब सभी उपस्थित हैं। सभी अपने अपने मुद्दे बताए, क्या उपाय योजना कर सकते हैं, उसके आधार पे उन्होंने अपना सूचना दिए हैं। उसी आधार पे पुलिस का नियोजन होगा और इस दरमियान मैंने सबको आह्वान भी किया है कि सभी शहर का शांति और सुव्यवस्था रखने के लिए पुलिस का, प्रशासन का सहकार्य करेंगे और अच्छे तरीके से अपने सन मनाने के लिए सब अपना जिम्मेदारी अपने अपने स्तर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के निभाते हुए हमको सहयोग करेंगे। और मुझे आशा है जिस हिसाब से सबने प्रतिक्रिया किया है कि बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही अच्छे माहौल से हम सारे सन, आने वाले सन एक नियोजन करके एक शिस्त से अपना सन उत्सव मनाएंगे। सर मुझे बताइए, जो यहाँ का अमरावती जिला ग्रामीण में मेलघाट अंचल जो एरिया आता है, जो काफी एक अभयारण्य जंगली इलाका है, वहाँ पर बीच में नक्सलाइट की कुछ खबरें चली थी और चर्चाएं भी इस प्रकार हुई थी, ऐसी कोई खबर अपने पास ऑथेंटिक नहीं है? नहीं, ऐसे नक्सलाइट वगैरह का जो भी हालचाल पहले का स्थिति मैंने देखा है, रिकॉर्ड्स में देखा है, उस पर जो भी हमको मिले हैं माहिती, उसके आधार पे हमने संबंधित अधिकारी को सूचना भी दिए हैं और उसके आधार पे हम अलर्ट भी है, वॉचफुल है। उसमें जो भी स्टेप्स पुलिस को लेने हैं वो सब लेने की सूचना दी है और उसको जो डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली तो कुछ ऐसे नहीं है, पुराने डेवलपमेंट उसके आधार पे हम ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख का मंगलवार को दुखद निधन हो गया। चेन्नई के ग्लोबल अस्पताल में यह दुखद निधन हो गया। सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल परिवार की ओर से स्वर्गीय विलासराव देशमुख को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब सिर्फ विलासराव देशमुख की यादें ही सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। यही यादें ताज़ा करती है यह विशेष रिपोर्ट। विलासराव देशमुख सियासत का ये वो नाम है जो हमेशा विवादों में घिरे रहकर भी कभी परेशान नहीं दिखा। सियासी दुश्मनों को भी वक्त पर दोस्त बना लेने की कला में माहिर रहे विलासराव देशमुख।
शायद यही वजह रही कि इनकी एक कुर्सी जाती थी तो दूसरी हमेशा रिजर्व रहती थी। महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस के लिए वो सबसे भरोसेमंद बने रहे। तब भी जब ऐसे विवादों ने उनका दामन थामा, जो किसी और नेता से जुड़ता तो वो कब का ना किनारे लग गया होता। लेकिन सियासी झंझावातों के बीच भी ताकतवर बने रहने का ये विलासराव का ही हुनर था, जो वो हमेशा आला कमान की पसंद बने रहे। विलासराव 26 मई 1945 को लातूर के बाभल गांव में मराठा परिवार में पैदा हुए। साइंस और आर्ट्स दोनों में बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद पुणे यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की, लेकिन करियर तो उनका राजनीति में लिखा था। 1974 में बाभल गांव ग्राम पंचायत के सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। इस दौरान 1975 से 78 के बीच वो उस्मानाबाद के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। 1980 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। 1982 से 1995 तक राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के तौर पर गृह, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, शिक्षा, खेल और युवा कल्याण जैसे कई विभागों का जिम्मा संभाला। 1995 में चुनाव हार गए, लेकिन 1999 से उनके राजनीतिक ग्राफ ने कई नई बुलंदियों को छुआ। अक्टूबर 1999 में बनी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार के मुखिया बने। हालांकि पार्टी की राज्य इकाई में पड़ी दरार के बीच जनवरी 2003 में उन्हें सुशील कुमार शिंदे के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस सियासी उतार चढ़ाव को लेकर विलासराव कभी तनाव में नहीं दिखे। शायद वो जानते थे कि घूम फिरकर फिर वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। करीब 1.5 साल बाद वो वक्त भी आ गया। 2004 विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक बार फिर उन्हें ही चुना। जैसे विलासराव देशमुख के पास से मैंने चीफ मिनिस्टरशिप की सत्ता ले ली थी, वैसे आज दे दी है। इस दौरान एक पर एक विवाद से उनका सामना हुआ। मीडिया से भी दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने इस दूरी को अपने तरीके से मिटा भी लिया। 26/11 में आतंकियों ने जब मुंबई को निशाना बनाया, विलासराव भी मुख्यमंत्री थे। आमटे हो या सालस्कर हो या अन्य जो भी हमारे पुलिस कांस्टेबल भी हो, सभी अच्छे लोग थे जो अपनी जान बाजी में लगा करके लोगों के जान बचाने की उन्होंने कोशिश की है। शायद इतने बड़े हमले के बाद भी उनकी कुर्सी बची रह जाती, लेकिन होटल ताज के अंदर फिल्मकार रामगोपाल वर्मा को घुमाना उन्हें भारी पड़ गया। विलासराव की कुर्सी एक बार फिर चली गई। यहाँ से वो केंद्र के हो गए। श्री विलासराव देशमुख। मैं विलासराव भारी उद्योग मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के बाद अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन पर कई ऐसे खुलासे सामने आए जो उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान थे। चाहे वो आदर्श के लिए ज्यादा जगह मुहैया कराने का मामला हो, साहूकार के खिलाफ केस दर्ज करने से रोकने का मामला हो, या फिर सुभाष घई के इंस्टीट्यूट के लिए फिल्म सिटी में जमीन देने का। लेकिन इन सब के बावजूद विलासराव की कुर्सी हिली नहीं। उन्होंने खुद इन सब पर ज्यादा बात कर विवाद और बढ़ाने की कोशिश की। विलासराव ने अपने आप को सिर्फ सत्ता की सियासत तक सीमित नहीं रखा, क्रिकेट की सियासत में भी कूदे। शरद पवार से हाथ मिलाकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर वो एमसीए शाहरुख खान विवाद में सामने भी आए थे। I can't say down because everything is in the air unless until it comes down in black and white and before the committee. उनकी बीमारी आई भी तो चुपचाप। अचानक ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। हफ्ते भर के भीतर चेन्नई के ग्लोबल हॉस्पिटल जाने के बाद ही ये साफ हो पाया कि उनकी लीवर और किडनी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। आखिरी वक्त में पत्नी वैशाली देशमुख, बेटे अमित, रितेश और धीरज साथ में थे। विलासराव अचानक इस तरह दुनिया छोड़ जाएंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। महाराष्ट्र की सियासत में इस चेहरे को भुलाना आसान नहीं होगा। Thank you. अमरावती शहर के पुलिस आयुक्तालय की कमाल संभालने के बाद प्रथम विशाल आयोजन को देखकर आयोजन को अपनी सुरक्षा मुहैया कराने में अपनी टीम को परख चुके पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने मान लिया है कि उनके महकमे में खामियां हैं। आयोजन में मचे खलबली ने पुलिस की गलतियां उजागर होने से अब महकमे में आंतरिक बदलाव किए गए हैं। नए दिशा निर्देश और बदलाव लागू कर इस बाबत की जानकारी पुलिस आयुक्त ने सिटी न्यूज को दी। चार्लीज का जो सिटी में किया था 11 या 12 पेयर्स थी पहले, अभी 36 पेयर्स पूरे सिटी में लगाए हैं। उसमें हर एक पे 2-2 रहेंगे, उनके साथ वॉकी टॉकी रहेगी और उनके साथ में जो उत्कृष्ट जिनका रिकॉर्ड है उनको चुना गया है। ये अपने अपने एरिया में चेन स्नैचिंग
या दूसरे केसेस को मदद करने के लिए अपॉइंट किया गया है। उनके जो 4 पेयर है, 4 पेयर में डे एंड नाइट पूरे 24 घंटे ये घूमते रहेंगे। उनके पास एक बुक दिया है जिसमें सभी विजिटिंग ऑफिसर्स हैं वो सिग्नेचर करेंगे, वो एसीपी डीसीपी भी चेक करेंगे और अल्टीमेटली कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में भी हर एक वीक में या सरप्राइजिंगली वो बुक मांगे जाएंगे। उनके पास लॉग भी रहेगा, वो अपने अपने एरिया में घूमते रहेंगे और ये 36 कमांडो की हर 15 दिन पुलिस स्टेशन एरिया चेंज किया जाएगा। इसलिए लोगों को इससे बहुत ही मदद हो सकती है। चेन स्नैचिंग या दूसरे रोड पे होने वाले गुने, यूटीजिंग, इसको सबको रोक लगाई जा सकती है। राज्य भर में गुटखाबंदी लागू करने के बाद अब राज्य सरकार खर्रा और सिगरेट को भी बैन के दायरे में लाने की हलचलें कर रही है। जल्द ही इस बाबत निर्णय जारी होंगे। समूचे राज्य भर में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब राज्य सरकार खर्रा और सिगरेट पर भी बैन कराने की फिराक में है। राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री मोहन नाइक ने बताया कि गुटखे की जगह पर खर्रा चलन बढ़ रहा है। खर्रा भी गुटखा जैसा ही घातक है, इसीलिए जल्द ही खर्रा बंदी का निर्णय जारी होगा। आरोग्य मंत्रालय के साथ संयुक्त चर्चा कर सिगरेट पर भी बैन लगाने पर सरकार विचार कर रही है। लखनऊ में होने जा रहे सेकेंड जूनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में हॉकी के महाराष्ट्र टीम के लिए सिलेक्शन की ट्रायल 17 अगस्त को स्थानीय विदर्भ महाविद्यालय के प्रांगण में सुबह 8 बजे से रखा गया है। 1 जनवरी 1993 के जन्मतिथि वाले खिलाड़ी वीएमवी के मैदान में ट्रायल देकर महाराष्ट्र हॉकी टीम में चयनित होने का मौका न गवाए, ऐसा आह्वान महाराष्ट्र हॉकी एसोसिएशन के महानगर शाखा की ओर से किया जा रहा है। अमरावती मनपा शिक्षण विभाग ने यह दावा किया था कि स्वतंत्र दिन तक सभी स्कूलों के छात्रों को गणवेश का वितरण किया जाएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह दावे खोखले ही साबित हुए। जिस दिन मनपा की स्कूलों की घंटी बजी, उसी दिन तमाम स्कूली छात्रों को स्कूली गणवेश वितरण किया जाना था, लेकिन मनपा शिक्षण विभाग स्कूली छात्रों को गणवेश मुहैया कराने में नाकामयाब रहा। 15 अगस्त तक सभी स्कूली छात्रों को गणवेश का वितरण किसी भी हाल में कर दिया जाएगा, ऐसा दावा कर शिक्षण सभापति मिलिंद बांबल ने इस विवाद पर पर्दा डाल दिया। पर मिलिंद बांबल का यह दावा खोखला साबित हो गया। 15 अगस्त के दिन तक यह स्कूली छात्रों को गणवेश मुहैया नहीं कर पाए हैं। गिनी चुनी उर्दू स्कूलों में गणवेश वितरण कर मनपा शिक्षण विभाग ने खूब वाहवाही लूटी, पर आज भी असंख्य स्कूली छात्रों को स्कूली गणवेश नहीं मिल पाए हैं। ऊपर से सभी बच्चों को बगैर गणवेश के नहीं आना, ऐसी ताकीद दी गई है। हवा में आश्वासन देने से पहले मिलिंद बांबल ने कार्य क्षमता जांचना जरूरी था, ऐसा सुझाव उन्हें पालक पर दे रहा है। अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम बीती घटनाओं पर। अचलपुर के भोलेनाथ की पालकी तिलक चौक से निकली। प्रतिवर्ष अनुसार 15 फुट का त्रिशूल हाथ में लिए शिव भक्त नाचते नजर आए। शोभा यात्रा में दिंडी आकर्षक बनी थी। वहीं अन्ना हजार के पोस्टर भ्रष्टाचारियों को खत्म करो यह संदेश दे रहा था। विधायक प्रवीण पोटे पाटिल मित्र मंडली की ओर से आयोजित दही हंडी स्पर्धा 19 अगस्त को शिवाजी विधि महाविद्यालय के प्रांगण में संपन्न होंगी। सुबह 10 बजे दही हंडी की शुरुआत होगी और 31,000, 21,000 और 11,000 ऐसे पुरस्कारों से वितरित किया जाएगा। दही हंडी दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इसमें संपन्न होगा। मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद में इस आयोजन की जानकारी दी गई। आमदार प्रवीण भाऊ पोटे मित्र मंडळी दहीहंडीचं आयोजन केलं आहे 19 तारखेला रविवारी 19 ऑगस्ट रविवारीला आपले लॉ कॉलेज आहे ना तिथे आयोजन केलेलं आहे आणि या UCNच्या माध्यमातून मी सर्व अमरावती जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी यावे आणि
दहीहंडीचा आनंद घ्यावे. आणि याच्यात विशेष कसं आहे की आम्ही लॉ कॉलेज जे ग्राउंड आहे त्याच्यात केलं आहे आयोजन. त्याच्यात महिलांची विशेष व्यवस्था वगैरे आहे आणि संपूर्ण मित्रमंडळी हे सगळ्यांनी व्यवस्था केलेली आहे. देश के जाने माने कार्टूनी श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है. देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून. फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं. दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है. देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना. कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर. मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा. बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. क्या कहता है आज का सुविचार. अगर हम सत्य से छिपते तो इसका अर्थ यह है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं. सिटी न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. विद्युत भवन धमके, शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ कर दिखाया उग्र रूप, सदोष मीटरों पर जताया आक्षेप. अब खर्रे पर भी बैन लगाएंगी राज्य सरकार, सिगरेट पर भी लग सकती है रोक. केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख नहीं रहे, चेन्नई के ग्लोबल अस्पताल में हुआ दुखद निधन. पुलिस महकमे में हुए आंतरिक बदलाव, सीपी अजित पाटिल ने माना कि खामियां है महकमे में, नए दिशा निर्देश किए जारी. और फिर खोखले साबित हुए शिक्षा विभाग के दावे, स्वतंत्रता दिन तक नहीं मुहैया हो पाए स्कूली छात्रों को गणवेश, मिलिंद बांबल का आश्वासन गया हवा में. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633333. या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,